साथियों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो यह वायरल पेपर अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर आपका इसी वीडियो से कंफर्म होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर समझेंगे सबसे सरल तरीके से। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका 70 में 70 नंबर आपका आज की वीडियो से कंफर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हम हल करेंगे। तो देखिए जो हमारा पेपर कोड है क्या है, पहले पेपर कोड को देख लीजिए। 348 इंटू के। देखिए समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। अब देखिए हम पहले नोट और निर्देश को पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो नोट में दे रहा है हमें, देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद देखिए निर्देश में है, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र के द्वारा कीजिए, यानी जहां पर आवश्यकता हो वहां पे चित्र भी बनाइए, कहने का मतलब है। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए, यानी उनके सम्मुख उनका जो प्रश्न जितने नंबर का है उसका अंक उसके सामने क्या है लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हमारा 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। कितना? 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए का वाला क्वेश्चन क्या है, का वाला क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजी में के भ्रूण कोष हैं। पहला ऑप्शन है अगुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित और चौथा ऑप्शन है चौगुणित। तो देखिए आवृत्त बीजी के भ्रूणपोष जो होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है। तो देखिए मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। पहला ऑप्शन है क्या है, देखिए यहाँ पे एस्केरिस और दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है प्लाज्मोडियम, चौथा है अमीबा। तो देखिए टाइफाइड के जो रोगजनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो है साल्मोनेला, ये सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। पहला ऑप्शन है पत्ती की सतह पर मोटी उपत्वचा, दूसरा ऑप्शन है रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, और तीसरा है पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, चौथा है पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो देखिए जो मरुस्थलीय पौधे का जो लक्षण नहीं है वो चौथा है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जहां से आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। देखिए आगे हमारा क्या है, आगे देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। यहाँ भी आपको दिए जाएंगे प्रश्न, देखिए 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरे का वाला प्रश्न है कि जैव विविधता के क्षति के 2 कारण लिखिए, यानी कि जैव विविधता के नुकसान के 2 कारण लिखिए। तो देखिए जैव विविधता के नुकसान के 2 कारण, एक हो गया आवासीय क्षति। क्या हो गया, देखिए आवासीय क्षति। आवासीय क्षति का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए जंगलों की कटाई करें जिससे जानवरों का आवास जो है क्या है खत्म हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी जैव विविधता की क्षति हो गई। फिर है अतिदोहन। अतिदोहन से मतलब क्या है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, मनुष्य जो है जंगलों की सफाई कर रहा है, कटाई कर रहा है, लकड़ी की जरूरत, जमीन की जरूरत, खेती की जरूरत, फैक्ट्री बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा रहा है, देखिए ये भी जैव विविधता की क्षति का कारण है। खा वाला क्वेश्चन है मानव में ट्राइसोमिक त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो देखिए जो ट्राइसोमिक होता है, ट्राइसोमिक क्या होता है, वहां पर जो होते हैं देखिए गुणसूत्र जो होता है यहाँ पे क्या होता है, सामान्य मनुष्य में जो होता है 46 गुणसूत्र होता है, तो ट्राइसोमिक में एक जुड़ जाता है तो ये हो जाता है 47 गुणसूत्र। तो देखिए 47 गुणसूत्र जिसको हो जाता है उसको डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है।
और जो मोनोसोमिक होता है इसमें देखिए एक गुणसूत्र क्या होता है, घट जाता है, तो ये बचता है 45 गुणसूत्र। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें टर्नर सिंड्रोम होता है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो देखिए दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, बहुत ही सरल है, वो है लैक्टोबैसिलस। देखिए इस प्रकार से उसका नाम रहेगा जीवाणु का, यहाँ पे देखिए आपको लिख के बता दे रहा हूं कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है। देखिए लैक्टोबैसिलस, ये जो जीवाणु है ये दूध को क्या है, दही में परिवर्तित करता है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद देखिए अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो इसी प्रकार से देखिए आपको इसका नाम लिख देना है, डॉक्टर आप लिख देंगे, डॉक्टर आप डी लिखकर आर भी लिख सकते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, सभी क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए जीवाणु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बिना केंद्रक झिल्ली के पाया जाता है। पहली बात देखिए जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, इसमें जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है। इस प्रकार से देखिए आपका 4 नंबर जो है अति लघु उत्तरीय से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमें 5 प्रश्न दिया जाएगा, पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो तीसरे का वाला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। एक हो गया राइजोबियम, एक क्या हो गया देखिए राइजोबियम, एक जीवाणु हो गया, और एक हो गया एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ये हो गया। तो इस प्रकार से ये 2 जीवाणु हो गए। उसके बाद देखिए हमारा खा वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि खा वाले में 2 क्वेश्चन दिया है, एक दिया है डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम एवं 2 डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो देखिए डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या होता है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है डीएनए को काटता है, और लाइगेज एंजाइम जो होता है डीएनए को जोड़ता है। तो इसका जो है हो जाएगा हमारा आंसर एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। और देखिए डीएनए को जो 2 डीएनए को जोड़ने का काम करता है वो होता है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज। तो इस प्रकार से हो जाएगा लाइगेज एंजाइम। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है अनिषेक फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनिषेक फल क्या होता है, जिस फल का निर्माण निषेचन के बिना अंडाशय से ही हो जाता है उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे कि हो गया हमारा देखिए क्या, केला और फिर अंगूर, ये सभी जो हैं अनिषेक जनित फल हैं, केला अंगूर। इस प्रकार से कुछ पपीतों में भी कुछ प्रकार के आते हैं जो अनिषेक जनित होते हैं, सभी पपीते नहीं, कुछ पपीते में कुछ ऐसी भी प्रजाति है जो क्या होती है, अनिषेक जनित होती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि बिना निषेचन के अंडाशय से ही फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनित फल कहते हैं, और उदाहरण में आपको लिख देना है केला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए अनुलेखन क्या है। तो देखिए अनुलेखन क्या होता है, आनुवांशिक सूचना को डीएनए से आरएनए में स्थानांतरण करना, पहुंचाना ही अनुलेखन कहलाता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है किसी एक यौन संचालित रोग का नाम लिखिए, उसकी रोकथाम के भी उपाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए यौन संचालित रोग हो गया एड्स, यानी HIV, एड्स।
देखिए एड्स की रोकथाम के उपाय क्या हैं? देखिए इसका जो एक टीका लगता है एचपीवी का टीका भी लगता है, एचपीवी का टीका लगता है एड्स में। और फिर देखिए क्या होता है, असुरक्षित जो है यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए जिससे एड्स रोग नहीं होगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है इसके उपाय, बस 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे देखिए हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए आपका हर प्रश्न 3-3 नंबर का है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड है, इसमें चौथे का वाला क्वेश्चन है, लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर खा वाला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। फिर है गा वाला, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। और घा वाला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए। तो इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आइए हम सबसे सरल शब्दों में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड का वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आपको टिप्पणी कैसे लिखना है, देखिए हमारा हेडिंग है लाइकेन। देखिए लाइकेन में आपको लिखना है, यह शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। जो लाइकेन है या शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीवी संबंध है। शैवाल जो है भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, और जो कवक होता है, कवक जल व खनिज प्रदान करता है और सुरक्षा देता है। इसका देखिए महत्व क्या है, वायु प्रदूषण के सूचक, औषधि व रंग बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इतना आपको लिखना है लाइकेन में। उसके बाद क्या है, माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा क्या है, यह कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। देखिए कवक जड़ों से जुड़कर जल व खनिज विशेषकर फास्फोरस का अवशोषण बढ़ाता है, और जो पौधा होता है कवक को भोजन देता है। उदाहरण के लिए पाइन और फिर यूकेलिप्टस, ये जो है क्या है, पौधों को भोजन देता है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। उसका देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, खा वाला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, मधुमक्खी पालन वह प्रक्रिया है जिसमें शहद और मोम आदि प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का वैज्ञानिक पालन किया जाता है। क्या है मधुमक्खी पालन? मधुमक्खी पालन वह प्रक्रिया है जिसमें शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है। इसके लाभ देखिए क्या क्या हैं। तो इसके लाभ हैं, शहद और मोम का उत्पादन, फसलों में परागण बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में आय का साधन। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो गा वाला क्वेश्चन है कि बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए हमारा हेडिंग है बीज। बीज निषेचन के बाद विकसित परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूण सुरक्षित रहता है। देखिए जिसमें निषेचन नहीं होता, जिन फलों में, उसमें क्या होता है, बीज नहीं होता, जैसे केला हो गया। तो बीज निषेचन के बाद विकसित होने वाला परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूण जो होता है सुरक्षित रहता है। अब देखिए बीज की संरचना, उदाहरण के लिए सेम का बीज। देखिए बीज आवरण, बाहरी सुरक्षा जो होता है बीज आवरण होता है। भ्रूण, इसमें बीज पत्र और फिर क्या है, प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, किसमें, भ्रूण में। तीसरा है बीज पत्र। तो देखिए बीज पत्र में क्या होता है, भोजन इकट्ठा होता है, यानी भोजन संचय होता है। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर देखिए हमारा हेडिंग है प्रतिरक्षण। तो प्रतिरक्षण में आपको लिखना है, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर को रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है, वह प्रतिरक्षण होता है। इसका सिद्धांत यह है कि शरीर में कमजोर मृत रोगाणु तथा उनके एंटीजन डालकर एंटीबॉडी का निर्माण कराया जाता है, जिससे भविष्य में वही रोग होने पर शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार से आपको लिखना है इस सभी क्वेश्चनों का आंसर। आगे हमारा देखिए हेडिंग क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षण। तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षण क्या होता है, इसमें तैयार एंटीबॉडी सीधे शरीर में दी जाती है, त्वरित लेकिन अस्थायी सुरक्षा मिलती है। उदाहरण के देखिए माँ के दूध से शिशु को एंटीबॉडी प्राप्त होता है, एंटी सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से जाएगा इन सभी क्वेश्चनों का आंसर। उसके बाद देखिए हमारा आगे क्या है, देखिए पांचवें का वाला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया था कार्य बताइए। खा वाला है, जलीय पौधे अपना
वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। घ वाला है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, और घ वाला है देखिए एंडोन्यूज क्या है देखिए रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, उदाहरण दीजिए, यानी कोई दो उदाहरण में देना है। तो आइए हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया था, कार्य समझाइए। तो उत्तर देखिए हमारा हेडिंग है भ्रूणपोष। वह पोषक ऊतक जो बीज के अंदर पाया जाता है तथा विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन देता है, वह भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूणपोष होता है। लेकिन नाम से ये स्पष्ट है, भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला जो होता है वही होता है भ्रूणपोष। तो वह पोषक तत्व जो बीज के अंदर पाया जाता है, भ्रूणपोष जो होता है बीज के अंदर पाया जाता है तथा विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। आगे देखिए विकसित की प्रक्रिया क्या है, देखिए विकसित की प्रक्रिया, आवृतबीजी पौधों में द्विगुणन निषेचन होता है। नंबर 1 देखिए आपको पॉइंट में लिखना है, एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर युग्मक बनाता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीय नाभिक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक बनाता है। और तीसरा देखिए यही नाभिक विभाजित होकर भ्रूणपोष ऊतक बनाता है। अब देखिए भ्रूणपोष के कार्य, हमें कार्य भी क्वेश्चन में पूछा था। तो पहला है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, दूसरा है बीज में भोजन का संचय करना जैसे कि स्टार्च और प्रोटीन, और तीसरा है अंकुरण के समय पौधों को ऊर्जा देना। ये होता है भ्रूणपोष का काम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाला क्वेश्चन हमारा है जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए जलीय पौधे जल में रहने के कारण विशेष अनुकूलित या अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए इसमें हेडिंग हमारा है प्रमुख अनुकूलन। नंबर 1 है जड़ें आप विकसित या छोटी होती हैं, जल से सीधे पोषण मिल जाता है जिससे जड़ें क्या होती हैं, जड़ें इसमें क्या होती है, छोटी होती हैं। दूसरा है तना नरम व स्पंजी होता है, वायु भरी कोशिकाएं तैरने में सहायक होती हैं जिससे क्या होता है, जो तना होता है स्पंजी होता है इसके लिए। पत्तियां चौड़ी और पतली होती हैं, तैरने में सहायक होती हैं जैसे कि कमल। उसका देखिए क्या है, चौथा है रंध्र। रंध्र जो होता है ऊपरी सतह पर होता है, तो गैसों का वो आदान प्रदान उससे होता है। चौथा है, पांचवा है देखिए क्यूटिकल पतली व अनुपस्थित होती है। तो देखिए जल की कमी नहीं होती, इसलिए जो क्यूपिटल होती है वो नहीं होती, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसका देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए जैसे कि हो गया कमल, जलकुंभी और हाइड्रिला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हमें मानव इंसुलिन पर जो है टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे देखिए मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हेडिंग हमारा है मानव इंसुलिन। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दूपिकाओं की जो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक हार्मोन्स होता है वो मानव इंसुलिन होता है। उसका देखिए इसके कार्य क्या क्या है, यहाँ पे देखिए तो मानव इंसुलिन के कार्य हैं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी जो खून है खून में ग्लूकोज की मात्रा को रोकना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। ये इसके दो कार्य आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए आगे देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 6वें का वाला क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। खा वाला है निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है आणविक जीव विज्ञान के केंद्रीय सिद्धांत, परजीविता, असंग जनन। गा वाला क्वेश्चन है किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिए। और घा वाला है क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं में की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आइए इन चारों क्वेश्चनों का आंसर हम लिखते हैं सबसे सरल तरीके। देखिए 6वें का वाला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग हमारा है मेंडल का प्रभाविता नियम। तो देखिए मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों का संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जो प्रकट होता है वो प्रभावी होता है और जो छिप जाता है वह अप्रभावी कहलाता है। जो लक्षण प्रकट हो जाए वो प्रभावी, जो छिप जाए वो अप्रभावी कहलाता है। इतना आपको लिख देना है। उस पर देखिए आपको उदाहरण में लिखना है, उदाहरण डालकर आपको लिखना है मटर के पौधे में लंबा यानी कैपिटल टी और बौना यानी स्मॉल टी के बीच अगर संकरण का है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। यहाँ लंबा जो है दिखाई देता है और जो बौनापन है छिप जाता है। तो ये क्या है, लंबा जो है प्रभावी है और बौना है अप्रभावी है। उसके बाद देखिए हमारा खा वाला क्वेश्चन क्या है। खा वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें दो पे पूछा, हम आपको तीनों पे बताएंगे। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत।
तो इस सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक सूचना का प्रवाह डीएनए से आरएनए में होता है और आरएनए से प्रोटीन की दिशा में होता है। उसके बाद देखिए डीएनए से एमआरएनए बनता है जो कि प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है और फिर देखिए जो कि अनुवादन होता है, इसी को केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद देखिए हमें परजीविता पर किस प्रकार से टिप्पणी लिखना है। अगला हेडिंग है परजीविता। तो देखिए इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, यह दो जीवों के बीच संबंध है जिसमें एक जीव यानी परजीवी लाभ उठाता है और दूसरा जीव जो पोषी होता है हानि उठाता है। जैसे कि देखिए टेवर्म मनुष्य की आंत में, कुसुम पौधे पर। उसके बाद देखिए तीसरा है असंग जनन। तो असंग जनन पर भी हमें टिप्पणी लिखना है। तो यह एक ऐसी प्रजनन विधि है जिसमें एक ही जनक से बिना युग्मकों के संयोग की नई संतति उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें जनक ही क्या होता है, बच्चे पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो ये होता है असंग जनन। इसका उदाहरण देखिए जैसे कि अमीबा में द्विखंडन, ईस्ट में कली बनना, ये जनक सिर्फ जनक से हो जाते हैं। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए किण्वित पेय पदार्थ वह पेय पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से बनाए जाते हैं। किण्वन में शर्करा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे कि बियर हो गया, वाइन यानी शराब हो गया और ताड़ी हो गया। इसका निर्माण देखिए, इसका निर्माण प्रायः ईस्ट द्वारा किया जाता है। अब देखिए घा वाला है, घा वाला क्वेश्चन है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो देखिए हेडिंग क्लोनिंग संवाहक वह डीएनए अणु जो किसी विदेशी जीन को अपने अंदर लेकर होस्ट कोशिका में प्रवेश कराता है तथा उसकी प्रतिलिपि बनवाता है, वह होता है क्लोनिंग संवाहक। इसकी विशेषताएं देखिए क्या क्या है क्लोनिंग संवाहक की। नंबर 1, प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल होना चाहिए। दूसरा, चयन योग्य मार्कर जीन होना चाहिए। और फिर तीसरा देखिए क्या है, प्रतिबंध एंजाइम के लिए विशिष्ट पहचान और स्थल होने चाहिए। अब देखिए आगे हमारा, अब आगे देखिए हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो 7वां क्वेश्चन है, लिंग सहलग्न वंशागत से आप क्या समझते हैं, इसके किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अथवा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार से दोनों में से केवल एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, लेकिन आज की वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। 8वां देखिए क्या है, डीएनए के अर्धसंरक्षित प्रतिकृतियां विधि का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस को लेकर चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए अथवा अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाए जाने वाला विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, यानी कि विस्तार जो हमारा विस्तृत क्वेश्चन आता है, आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, जहाँ से आपको मिलता है 15 नंबर। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे 6 क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, आपको 70 में 70 पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए हम इसके जो है आंसर को समझते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो हेडिंग हमारा है लिंग सहलग्न वंशागति। तो इसमें आपको लिखना है, लिंग सहलग्न वंशागति वह वंशागति है जिसमें कोई लक्षण लिंग गुणसूत्रों X या Y पर स्थित जीन द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे लक्षण प्रायः X गुणसूत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए पुरुषों में अधिक दिखाई देते हैं। क्या, जो लिंग सहलग्न वंशागति होते हैं ये पुरुषों में अधिक दिखाई देते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण, देखिए उदाहरण में आपको लिखना है, देखिए रंगधता, रंगधता जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। देखिए पुरुष XY में यदि X पर दोषपूर्ण जीन हो तो रोग प्रकट हो जाता है। देखिए पुरुष में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है, तो अगर X पर रोग है, अगर कोई वंशागति रोग है, अगर वो X पे है तो क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, वो प्रकट होता नहीं, वो रोग दिखाई देता है। स्त्री XX में रोग तभी प्रकट होता है जब दोनों X पर दोषयुक्त जीन हो। अगर दोनों X पर जीन होंगे दोषपूर्ण रोगी, तभी स्त्री में क्या होगा, प्रकट होगा। आगे देखिए, यदि रंगाद
माता यानी कि XC यानी कि इस पर देखिए जीन जो है, और सामान्य पिता XY का संकरण हो तो सभी पुत्र क्या होंगे, रंगाद होंगे तथा पुत्रियां वाहक होंगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अथवा करके हमें दिया हुआ है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो उत्तर देखिए, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव मानव जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। नंबर 1 है देखिए खाद्य पदार्थों में, तो खाद्य पदार्थों में दही हो गया, पनीर हो गया, ब्रेड हो गया आदि का निर्माण क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से होता है। उसका देखिए दूसरा है औषधि में, उसमें देखिए एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, टीके और इंसुलिन का निर्माण भी सूक्ष्म जीवों से होता है। कृषि में देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो कि राइजोबियम से होता है जैव उर्वरक के रूप में। उसके बाद देखिए उद्योग में देखिए अल्कोहल, एंजाइम और कार्बनिक अम्ल बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पांचवा है पर्यावरण में, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन और जैव शोधन में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की सबसे अधिक भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना होगा, तब आपके पूरे 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए अर्धसंरक्षी प्रतिकृति, देखिए अर्धसंरक्षी प्रतिकृति के अनुसार डीएनए की प्रत्येक नई अणु में एक पुरानी मात्र श्रृंखला और एक नई श्रृंखला होती है। इसकी प्रक्रिया देखिए, नंबर 1 डीएनए हेलिक्स खुलती है हेलिकेज एंजाइम द्वारा। दूसरा है दोनों पुरानी श्रृंखलाएं सांचे का कार्य करती हैं। तीसरा देखिए क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नई पूरक श्रृंखला बनाता है। और चौथा है परिणाम स्वरूप 2 डीएनए अणु बनते हैं जिनमें प्रत्येक में एक पुरानी व नई श्रृंखला होती है। उसका देखिए आपको चित्र बनाना है, देखिए आरेख आपको किस प्रकार से बनाना है, मूल डीएनए आपको बना लेना है, उसमें आपको पुरानी और देखिए 2 पुरानी इसमें श्रृंखला आपको लगा देनी है। देखिए उसके बाद आपको करना है, चित्र बनाने के बाद देखिए क्या करना है, पुरानी प्लस नई करके आपको जोड़ देना, आपका चित्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें क्वेश्चन दिया है जनसंख्या विस्फोट एवं उनके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो उत्तर देखिए, जब किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और संसाधनों से अधिक हो जाती है तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसका कारण देखिए क्या क्या है, यहाँ पे देखिए मृत्यु दर में कमी, मृत्यु कम होगी और जन्म ज़्यादा होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, जिससे चिकित्सा सुविधा में वृद्धि हो रही है यानी कि दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं जिससे लोग बीमार होते हैं ठीक हो जाते हैं। अशिक्षा व बाल विवाह, इससे भी क्या है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उसका देखिए दुष्परिणाम क्या है जो जनसंख्या विस्फोट के, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी और पर्यावरण प्रदूषण। देखिए इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण के उपाय परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रचार, उचित आयु में विवाह किया जाए और सरकारी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो देखिए द्विसंकर क्रॉस में दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कौन कौन से उत्तर उदाहरण देखिए, मटर के बीज का रंग जो होता है पीला और हरा, वाई पीला, कैपिटल वाई पीला, स्मॉल वाई हरा, और आकार जो होता है गोल, आर गोल और फिर स्मॉल आर सिकुड़ा हुआ। संकरण देखिए पीला गोल का संकरण होता है तो पीला गोल का संकरण हरा सुकड़ा से होता है। तो देखिए क्या बनता है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो होते हैं पीले गोल होते हैं। चेकर बोर्ड में देखिए आपको यहाँ पे देखिए गैमेट्स देखिए किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से आपका बनता है। परिणाम F2 पीढ़ी में देखिए क्या अनुपात होता है, 9 पीले पौधे होते हैं, 3 पीले सुकड़े, 3 हरे गोल और 1 हरा सुकड़ा। इस प्रकार से 9:3:3:3:1 का अनुपात होता है। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें क्वेश्चन और दिया हुआ, दोनों में से आपको सॉल्व करना होता है बोर्ड एग्जाम में। जो अथवा करके हमें दिया हुआ है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए हमारा हेडिंग है अनुकूलन। तो अनुकूलन वह विशेष लक्षण होते हैं जो जीवों को उनके पर्यावरण में जीवित रहने में सहायता करते हैं। प्रकार देखिए अनुकूलन के, नंबर 1 है आकृतिक अनुकूलन, जैसे कि ऊंट के कुबर में वसा का संचय। दूसरा है शारीरिक अनुकूलन, ध्रुवीय भालू में मोटी वसा की परत। तीसरा व्यवहारिक अनुकूलन, पक्षियों का प्रवास। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से अनुकूल जीवों में पर्यावरण के अनुसार ढलने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्लास 12
बायोलॉजी का 2026 का पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।